ये +2 का बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर जो सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड दोनों में बहुत सिलेबस में इंक्लूड है, इसका हम पूरा विस्तार से आज डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिक डाइवर्सिटी किसी भी जगह जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जीन्स, जीन पूल या स्पीसीज, या इस सबको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एडवर्ड विल्सन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी शब्द को पॉपुलर किया। उन्होंने इसको सारी की सारी डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की उन्होंने बताई। अगर हम देखें तो 20,000 से ज़्यादा स्पीसीज आंट्स की और लगभग 3 लाख स्पीसीज बीटल की, 28,000 स्पीसीज फिश की और लगभग 20,000 स्पीसीज ऑर्किड प्लांट्स की। ये आपकी बुक का डेटा है। बायोडाइवर्सिटी को हम 3 लेवल पे लेते हैं, एक जेनेटिक, एक दूसरा स्पेसिफिक और तीसरी इकोलॉजिकल। पहले आती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी जो किसी पार्टिकुलर रेंज में किसी स्पीसीज में पाई जाती है उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। हाई डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी किसी स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, जैसे एक आपकी बुक में ही दिया हुआ ये रावोल्फिया वोमिटोरिया, ये हिमालयन रेंज में उगता है। इसमें वेरिएशन है, रेस्परीन जो एक केमिकल इसमें पाया जाता है, कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, तो इसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहेंगे। इसी तरह से 50,000 से ज़्यादा राइस की स्पीसीज भारत में पाई जाती हैं, वो जेनेटिकली डिफरेंट है। इसी तरह 1,000 वैरायटी मैंगो की पाई जाती हैं, वो भी जेनेटिकली डिफरेंट है। दूसरा आता है स्पेसीज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी और स्पेसी लेवल पे, जैसे कि एम्फीबिया की स्पेसी बहुत ज़्यादा है वेस्टर्न घाट में ईस्टर्न घाट की तुलना में। इसी तीसरी आती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यह डाइवर्सिटी ऐसी डाइवर्सिटी जो इकोसिस्टम में गिवन एरिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती हैं। इंडिया में बहुत सारी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है दूसरे किसी देश की तुलना में। इंडिया में बहुत सारे बायोम, एल्पाइन, मीडो, रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, वेटलैंड, मैंग्रोव, तो ये सारी डाइवर्सिटी ये पाई जाती है। इसी तरह से नॉर्वे की तुलना में भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। भारत में अलग अलग तरह के फॉरेस्ट हैं, अलग अलग तरह के इकोसिस्टम है, तो ये डाइवर्सिटी कहलाती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। एक ही बात है। बायोडाइवर्सिटी को भारत में 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन है जिनमें अलग अलग क्लाइमेट है। जैसे इनके नाम ट्रांस हिमालयन, हिमालयाज, डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट, डेक्कन पेनिनसुला, गंगेटिक प्लेन, कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट और आइसलैंड, ये हमारे 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन हैं। हमारे देश में बहुत सारे प्लांट और एनिमल ऐसे हैं जो हमारे देश के एंडेमिक है, हमारे देश में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा रिचेस्ट हैं इसमें 3, हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडियन आइसलैंड और नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। हर बायोग्राफिकल रीजन के अपने हैबिटेट हैं, अपनी कम्युनिटी है और अपने इकोसिस्टम है। सबसे बड़ा बायोजियोग्राफिकल रीजन हमारे देश का डेक्कन पेनिनसुला है और सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट है। इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिज्म है। इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज ओबिटेट में अलग अलग होते हैं। यह स्पीसीज ईचनेस और इवननेस से कैलकुलेट की जाती है। बीटा डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी जो ओबिटेट के चेंज से कम्युनिटी में एनवायरमेंटल ग्रेडियंट की वजह से हो जाती है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतने स्पीसीज में डिफरेंट हो जाता है, इसको बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। गामा डाइवर्सिटी ओरिजिनल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। यह टोटल रिचनेस स्पीसीज की है एक पार्टिकुलर एनवायरनमेंट में। तो ये जो अल्फा, बीटा, गामा तीनों डाइवर्सिटी को मिला के हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बदलती है लैटिट्यूड से और आल्टीट्यूड से। जैसे जैसे हम इक्वेटर की ओर जाते हैं, पोल की ओर से डाइवर्सिटी बढ़ती चली जाती है। पोल पे डाइवर्सिटी कम होती है, इक्वेटर पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। अमेजन रेन फॉरेस्ट में साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इसके कारण क्या है कि ट्रॉपिकल में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। सबसे पहला है कि ट्रॉपिकल जो एरिया है वो अनडिस्टर्ब रहे हैं लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक उनमें इवोल्यूशन प्रोसेस चली है, उनको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। उनका जो टेम्परेचर है, उनका जो एनवायरनमेंट है वो लाखों सालों से सेम रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा कम चेंज हुआ, इसलिए इवोल्यूशन के लिए लंबा टाइम मिला, जिससे इवोल्यूशन से ज़्यादा स्पीसीज बनी। दूसरा, एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंट रहा है और ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंट रहता है, वहाँ पर टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट रहता है, सीजनल चेंज भी बहुत कम होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर एक सा एनवायरनमेंट रहने की वजह से ऑर्गेनिज्म इजीली अडेप्ट हो जाते हैं। तीसरा, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में लाइट खूब आती है, हाई प्रोडक्टिविटी है, सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ट्रॉपिक्स में पोल एरिया में ठंड होती है, वहाँ पर सोलर एनर्जी कम अवेलेबल होती है, जिससे वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, फोटोसिंथेटिक रेट ज़्यादा है, ग्रीन प्लांट ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे वहाँ डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। इसके बाद आता है स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप में एरिया और स्पेसीज डिस्टेंस के बीच अगर हम ग्राफ खींचें
तो ये ग्राफ ऐसा पैराबोलिक आता है। लेकिन अगर हम लोग के बीच खींचें तो ये स्ट्रेट लाइन में आता है। सबसे पहले अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने, जर्मन नेचुरलिस्ट था, उसने इनका ग्राफ खींचा तो उसने देखा कि किसी रीजन में स्पेसिफिकनेस बढ़ जाती है जब एक लिमिट तक बढ़ती है। तो इस रिलेशन को हम ग्राफ के खींच सकते हैं। उसने देखा कि चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे बैट हो, चाहे फ्रेश वाटर हो, फ्लोइंग प्लांट हो, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है लॉग स्केल पर। इसको हम log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a, या अगर हम इसको फार्मूला देखें तो फार्मूला इसका है s इज इक्वल टू सी ए की पावर z, जिसमें ये s तो स्पेसीज रिचनेस है, z इसका स्लोप है लाइन का, c y इंटरसेप्ट है और a इसका एरिया है। जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, इसमें रिग्रेशन कोफिशिएंट या z की वैल्यू अलग अलग उसके लिए अलग अलग है। जनरली ये 0.1 से 0.2 के बीच आती है हर एक ग्रुप के लिए, लेकिन जैसे स्पीसीज एरिया बढ़ जाता है बहुत लंबे बड़े एरिया में, तो जेड की वैल्यू ये 0.6 से 1.2 हो जाते हैं जैसे लेन। इसी तरह फर्गीवोरस के लिए ये वैल्यू फॉरेस्ट में 1 से 1.15 के लगभग आती है। यह रिलेशनशिप एरिया और उसके बीच में स्पेसीज रिचनेस के बीच में बताता है। इसको हम एक सिंगल टाइप ऑर्गेनिज्म के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्पेसीज डाइवर्सिटी किसी स्पेसीज के नंबर हैं एक पार्टिकुलर एरिया में, इसको हम स्पेसीज रिचनेस और स्पेसीज इवननेस से कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ स्पेसीज जितने पार्टिकुलर एरिया में उसे कहते हैं स्पेसीज रिचनेस। और स्पेसीज इवननेस का मतलब है कि रिलेटिव अबंडेंस हर एक स्पेसीज का किसी पार्टिकुलर एरिया में। स्पेसीज डाइवर्सिटी के इकोसिस्टम में क्या है? सबसे पहला है स्टेबिलिटी। हम ऐसा मानते हैं जितनी ज़्यादा स्पेसीज होंगी उतने ज़्यादा जो इकोसिस्टम है वो स्टेबल होगा, उसमें चेंज मिनिमम होंगे। इसलिए कम्युनिटी जिसमें ज़्यादा स्पेसीज होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें कम स्पेसीज होंगे वो कम स्टेबल होगा। प्रोडक्टिविटी भी टिलमैन ने बताया कि जो ज़्यादा स्पेसीज हैं, ज़्यादा रिचनेस है, वहाँ वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, बायोमास का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। उसने ये बताया डाइवर्सिटी बढ़ा देने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन ये अभी भी क्लियर नहीं है कि रिचनेस से किस तरह से बढ़ती है। ये वेलनेस के लिए ज़रूरी है नहीं है, कोई इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा नहीं रहेगा रिचनेस पे डिपेंड करता है। लेकिन इसके लिए एक स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट पॉल एनरिक ने एक कंसेप्ट दिया। उसने जहाज़ से इसकी तुलना की। उसने ये बताया कि रिचनेस से ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि किसका इम्पोर्टेंस कितना है। उसने ये बताया जैसे जहाज़ है, जहाज़ को अगर हम उसकी रिबट को उखाड़ दें तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सी रिबट कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे इंजन वाली रिबट को उखाड़ देंगे जहाज़ नहीं चलेगा, लेकिन खिड़की वाली को उखाड़ देंगे तो जहाज़ चलेगा। तो इसलिए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का हर साल लॉस हो रहा है। ये नेचुरल एक्सटिंक्शन भी है, मास एक्सटिंक्शन भी है, एंथ्रोपोजिक एक्सटिंक्शन भी। नेचुरल तो नेचर की वजह से होता है, इसको ये हमारे बस की बात नहीं है, ये अपने आप होता है। जैसे नेचर में कुछ ऐसे फैक्टर आ जाते हैं, कोई तूफान आ गया, कोई ज्वालामुखी आ गया, कोई भूकंप आ गया, कोई डिजीज आ गई, तो ये सारे के सारे नेचुरल हैं। एंथ्रोपोजेनिक आदमी पैदा करता है, जैसे हम अपने सेटलमेंट के लिए जंगल को काट देते हैं, जानवरों का शिकार कर देते हैं, एक्सप्लोइट कर देते हैं। तो इस तरह से ये एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन कोज है। इसके अलावा मास एक्सटिंक्शन अपने आप होते हैं। कई बार क्या होता है, किसी कारण से कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाता है। इसके बाद आता है रेड डेटा बुक, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल और नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN है। ये IUCN जो है, ये इसको हम आज वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन WCB भी कहते हैं। यह एक रेड डेटा बुक बनाती है जिसमें रेड लिस्ट डिक्लेयर करती है, जिसमें सारी एंडेंजर्ड स्पीसीज लिखी गई हैं, कौन स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाली है। इसमें कई 8 कैटेगरी लगभग ऑर्गेनिज्म की रखी गई हैं। हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए? इसके कंजर्वेशन के 3 मेन वो है, एक नैरो यूटिलिटेरियन, एक ब्रॉड यूटिलिटेरियन, एक एथिकल। नैरो यूटिलिटेरियन ये मानते हैं कि हमें इनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे फायरवुड है, फाइबर है, गम है, रेजिन है, पेपर है, मटेरियल है, इंडस्ट्री प्रोडक्ट है, कुनैन है, दवाइयाँ हैं, तो ये सारी की सारी हमें मिलती हैं। बायोरेस्पेक्ट का मतलब है हमें हर लेवल पे ऑर्गेनिज्म को सम्मान करना चाहिए और ये प्रोडक्ट में मिलती है, इसलिए हमें उनको मेंटेन करना चाहिए। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन ये कहते हैं कि हर इकोसिस्टम का, हर ऑर्गेनिज्म का एक रोल है कहीं ना कहीं। कुछ ऑर्गेनिज्म पोलिनेशन करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं, कुछ हमें ऑक्सीजन देते हैं, कुछ हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं। तो इसलिए भी हमें इनको, ये ब्रॉड यूटिलिटी सब के लिए ये ज़रूरी है, अगली पीढ़ी में भी आने चाहिए। जैसे पोलिनेशन है, तो बहुत से प्लांट पोलिनेशन के लिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बी, बम्बल बी, बर्ड, बैट की ज़रूरत पड़ती है। तीसरे कुछ हमारे एस्थेटिक प्लेजर के लिए, जैसे हम हरी घास पर घूमते हैं,
या हम किसी ऐसी मौसम में किसी ऐसे फूलों को देखते हैं, या किसी स्मेल को लेते हैं फ्लावर की, या कोई इस तरह की वो है, कोई आवाज़ सुनते हैं पक्षियों की, तो ये हमारा ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन है। एथिकल है हमारा, ये एथिकल हमारा कर्तव्य बन जाता है, हमारी ड्यूटी है कि हम ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करें। सारे ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल हैं, तो हमें उनको मेंटेन करना, उनको प्रिजर्व करना, उनको हमने कंजर्व करना, ये हमारी मोरल ड्यूटी है, ताकि वो सारे बने रहें। भारत में कितनी स्पेसीज हैं? इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने 2004 डेटा के अनुसार थे टोटल नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल स्पेसीज 1.5 से 1.7 मिलियन के बीच है, लेकिन रॉबर्ट में कहता है ये 7 मिलियन के लगभग है। IUCN के हिसाब से तो ये जो टोटल स्पेसीज 1.5 है, लेकिन इसमें से 70% से ज़्यादा स्पेसीज एनिमल की हैं और 22% के आसपास स्पेसीज प्लांट की हैं। और एनिमल में भी 70% इंसेक्ट हैं। जितने एनिमल हैं उसका 70% के लगभग इंसेक्ट है। रॉबर्ट मई कहता है कि ये 7 मिलियन के आसपास हो सकती है, लेकिन ये एस्टिमेट एक्चुअल नहीं है। कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिकल मेथड सफिशिएंट नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए माइक्रोब का, इसलिए हमें माइक्रोब के बारे में तो जानकारी नहीं है। बहुत सारी स्पेसीज ना तो कल्चर की सकती, ना लैब में देखी जा सकती, और ना इनका हम अंदाज़ा लगा सकते। मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक से हम डाइवर्सिटी का पता लगा सकते हैं, तो ये कई मिलियन होंगे माइक्रोब ही, इसलिए माइक्रोब का ही पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है। और माइक्रोब को अगर हम कंसिडर करें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आती है। भारत में 12 मेगा डाइवर्सिटी एरिया है, जिनमें से भारत का भी एक नंबर आता है। भारत भी एक मेगा डाइवर्सिटी एरिया में आता है। भारत का एरिया केवल 2.4% है, लेकिन यहाँ स्पीशीज डाइवर्सिटी 8.1% है। 45,000 से ज़्यादा प्लांट की स्पीशीज है, 90,000 से 1 लाख के बीच एनिमल की स्पीशीज है। नई स्पीशीज अभी भी डिस्कवर करी जानी है, जो कि नहीं है। भारत में 10 बायोग्राफिकल रीजन है, 89 नेशनल पार्क हैं, 500 के आसपास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 6 वेस्टलैंड हैं और 35 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी लैटिट्यूड के हिसाब से, लैटिट्यूड के हिसाब से चेंज हो जाती है। जैसे हम पोल से इक्वेटर की ओर जाते हैं तो स्पीशीज बढ़ जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? वास्तव में इसका अगर हम डेटा देखें तो ट्रॉपिक्स में ज़्यादा स्पीशीज हैं टेम्परेट या पोलर एरिया की। जैसे कोलंबिया इक्वेटर के पास है, उसमें 1400 स्पीशीज बढ़ गए हैं, जबकि न्यूयॉर्क में 105 है, ग्रीनलैंड में 56 है, और भारत में तो 1200 है, क्योंकि भारत इसके सेंटर में आता है। नंबर ऑफ वेस्कुलर प्लांट की ट्रॉपिक्स में बहुत ज़्यादा है टेम्परेट रीजन की तुलना में मिडवेस्ट की। अमेजन फॉरेस्ट में अमेरिका में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसमें 40,000 स्पेसीज प्लांट की है, 3,000 फिश की हैं, 1,300 बर्ड की, 427 मैमल की, 427 एम्फीबियन की, 378 स्पेसीज रेप्टाइल की, और लगभग 1.25 लाख के आसपास इन्वर्टिब्रेट हैं। इसका मतलब यह है कि बायोडाइवर्सिटी यूनिफॉर्म नहीं है, ये अलग अलग जगह अलग अलग है। अब ट्रॉपिक्स में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ट्रॉपिक्स बहुत लंबे समय से अनडिस्टर्ब रहे हैं। इसके अलावा ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में सीजनल चेंज कम होती है। इसके अलावा सोलर एनर्जी अवेलेबल ज़्यादा होती है। अब यहाँ प्रॉपर्टी ये स्टेबल है। अब स्टेबल के लिए क्या प्रॉपर्टीज हैं? सबसे पहले स्टेबल एनवायरनमेंट उसको कहेंगे जिसमें ईयर टू ईयर प्रोडक्टिव में वेरिएशन नहीं आता, लगभग प्रोडक्टिविटी सेम रहती है। ये सीजनल चेंज यहाँ बहुत कम होती हैं, और ये एलाइन स्पीसीज के लिए भी रेजिस्टेंट होता है। डेविड टिलमैन ने लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने ये बताया अपने प्लॉट पे स्टडी करके कि जिस में ज़्यादा स्पीसीज हैं उसमें वेरिएशन बहुत कम होता है, जिसमें डाइवर्सिटी बढ़ जाती है उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पीसीज रिचनेस और डाइवर्सिटी इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। एक पॉल एलिक ने ये एक हाइपोथेसिस दी थी जिसको हम रिबट पोपर हाइपोथेसिस कहते हैं। इसमें यह कहता है कि एरोप्लेन में सारे पार्ट को एक रिबट के द्वारा जुड़े हुए हैं। अगर हर पैसेंजर जो वो एक एक रिबट निकाल ले, तो ये रिबट निकालने से उसकी फंक्शन पे ये असर पड़ेगा कि जो रिबट उसके इंजन के या उसकी वर्किंग के लिए ज़रूरी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न कि बाकी। जैसे सीट की कोई रिबट निकाल ली तो सीट ढीली हो जाएगी, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा एरोप्लेन पे फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह फंक्शनल एस्पेक्ट के हिसाब से हर ऑर्गेनिज्म का अपना अलग इंपॉर्टेंस है। कुछ ऑर्गेनिज्म कम इंपॉर्टेंट है, कुछ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे इकोलॉजी पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों होता है? ये पॉपुलेशन से, अर्बनाइजेशन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से लॉस होता है। IUCN की रेड लिस्ट में उसने ये बताया कि लगभग 784 स्पेसीज, जिसमें 338 वर्टिब्रेट, 359 इंवर्टिब्रेट और 87 प्लांट पिछले 500 ईयर में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कुछ बहुत बड़े एग्जाम्पल जिन्होंने अभी एक्सटिंक्ट हुए हैं उनमें मॉरिशस के डोडो एक बत्तख थी
क्वेगा अफ्रीका से, थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया से, स्टेलर थी काऊ रशिया में पाई जाती थी, और 3 सब स्पीसीज बाली जवान और कैस्पियन टाइगर की एक्सटिंक्ट हो चुकी। पिछले 20 सालों में हमने 27 स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कर दिया। आज भी 12% स्पीसीज बर्ड की, 23% मैमल की और 32% स्पीसीज एम्फीबिया की और 31% जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज एक्सटिंक्ट के कगार पे हैं। अगर हम एनालिसिस करें तो हमें पता लगेगा कि एम्फीबिया सबसे ज़्यादा जल्दी एक्सटिंक्ट होते हैं। तो अगर हम इस सिनेरियो को देखें तो 15,500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड आज एक्सटिंक्ट के कगार पे हैं। अब थ्रेट से, इनसे बायोडाइवर्सिटी के लॉस से क्या असर होता है? सबसे पहले प्लांट प्रोडक्शन में कमी आती है, एनवायरनमेंट के प्रति रेजिस्टेंट घट जाता है और वेरिएबिलिटी घट जाती है। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों होती है? सबसे पहला हैबिटेट लॉस। हमने बहुत सारे हैबिटेट लॉस कर दिए, जंगलों को काट दिया, उनके हैबिटेट को लॉस कर दिया, इकोसिस्टम को डैमेज कर दिया, कुछ तालाब या कुछ नदियाँ, कुछ झीलों को हमने भर के पृथ्वी में कन्वर्ट कर दिया, कई जगह सड़क निकाल दी। कई बार हम हैबिटेट को डिग्रेड भी करते हैं, उसके टुकड़े कर देते हैं। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले 14% थे, अब 6% है, जिससे उनका एरिया घट गया। अमेजन रेन फॉरेस्ट, जिसको लंग ऑफ द प्लेनेट कहते हैं, उनको काट दिया सोयाबीन की खेती के लिए, और जिससे हमें ज़्यादा मात्रा में बीफ कैटल मिले। ओवर एक्सप्लोर कर देते कि जानवर का ज़्यादा यूज करते, जैसे स्टीलर काउ, सी काउ, पैसेंजर पिजन और बहुत सारी मैराइन फिशेज हमने पिछले 500 सालों में एक्सटिंक्ट कर दी। इसी तरह ओवर एलाइन स्पीसीज, कई बार हम ऐसी स्पीसीज में डाल देते हैं, एक्जोटिक स्पीसीज जो वहाँ नहीं थी, और वो स्पीसीज दूसरों के लिए हानि होती है। जैसे नील पर्च, एक प्रीडेटर फिश, जब हम विक्टोरिया लेक में डाली तो चिकलिड फिश की लगभग 200 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। इन्वेसिव वीड होते हैं जो हमने कहीं बाहर से डाल दिए, जैसे पार्थीनियम है, इकोर्निया है, इन्होंने उस नेटिव स्पीसीज को एक्सटिंक्ट करने के काम किया, क्योंकि उनके लिए कंपटीशन बढ़ा और वो स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर सकी। अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस ग्रेचिपियन जो हमने एक्वा कल्चर के लिए रोज, तो उससे हमारी भारतीय नदियों में ये बहुत सारे ऑर्गेन एक्सटिंक्ट को एक्सटिंक्ट हो जाता है। जब दो इंटरडिपेंडेंट स्पीसीज में एक एक्सटिंक्ट हो जाती है तो दूसरी भी उसके साथ एक्सटिंक्ट हो जाती है। जैसे कोई प्लांट एक्सटिंक्ट हो गया तो उसके जो पोलिनेटर है वो भी एक्सटिंक्ट हो गया, क्योंकि उनको भोजन नहीं मिलता। इस तरह कोई होस्ट एक्सटिंक्ट हो गया तो पैरासाइट भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें म्यूचुअलिज्म है। जैसे फिश एक्सटिंक्ट हो जाती है तो उसका पैरासाइट भी एक्सटिंक्ट हो जाता है। इसी तरह से प्लांट के साथ पोलिनेटर। हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन कैसे करते हैं? 2 टेक्निक है, एक इन सीटू, एक एक्स सीटू। इन सीटू है उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में कंजर्व करते हैं, जैसे कोई ऑरेंज जहाँ पाया जंगल में पाया जाता है, हम जंगल को ही कंजर्व कर लेंगे, ये इन सीटू कहलाता है। तो इसमें कॉमन नेचुरल हैबिटेट हैं, जैसे नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वेटलैंड हैं, कोरल रीफ्स हैं, सेक्रेड ग्रूव हैं, लेक्स हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल हैं। हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के वे हॉट स्पॉट कहलाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया हैं और जिनमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, हाई लेवल ऑफ स्पेसिफिकेशनस है। इसको हम टोटल बायोडाइवर्सिटी पूरी दुनिया में 34 से, पहले 25 से शुरू किया था। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट एरिया में भारत में 14 हैं, भारत में 3 है, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका और इंडो बर्मा और हिमालय। ये 3 हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। भारत में इकोलॉजिकल यूनिक बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन और लीगली प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व 14 है, नेशनल पार्क 90 है, सेंचुरी 448। सेक्रेड ग्रूव वे जगह हैं जो लोग अपने पूजा के स्थल के योग मानते हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा ट्राइबल उनको केयर करते हैं, उनमें जो ऑर्गेनिज्म है और प्लांट है उनको वो इतनी केयर करते हैं कि उनको काट नहीं देते। हंटिंग और रोजिंग टोटली बैन है इनके अंदर। काशी और जानटी हिल्स मेघालय में, वेस्टर्न घाट कर्नाटक में, और ये एक्सी2 कंजर्वेशन है बाहर, जो हम इनके एनवायरनमेंट के बाहर कंजर्व करते हैं। यहाँ थ्रेटन्ड स्पीसीज रखी जाती हैं। एक्सी2 कंजर्वेशन जूलॉजिकल पार्क में है, इसके अलावा बोटनिकल गार्डन में, वाइल्ड लाइफ सफारी में, एक्वेरियम में। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक होती है आर्टिफिशियल, इसमें हम लो टेम्परेचर पे किसी को भी प्रिजर्व कर लेते हैं। सीड बैंक हैं, सेक्रेड प्लांट हैं, होम गार्डन है। रॉबर्ट मई के हिसाब से लगभग 22% टोटल स्पीसीज अभी तक पाई गई हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए पूरी दुनिया में 2 बार ये ग्लोबल मीटिंग हुई। एक पहली अर्थ समिट 1992 में हुई रियो डी जेनेरो में, जो कि ये इसमें कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और उसके यूटिलाइजेशन के लिए काम किया गया। सेकंड हुई ये 2002 में जोहान्सबर्ग में, अफ्रीका में। 190 देशों ने इसमें कमिटमेंट किया कि 2010 तक हम रिडक्शन करेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस के हर लेवल पे, इस तरह से कि ये पूरी दुनिया का ये
बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हुआ। हॉट स्पॉट किसको कहते हैं, इसका आंसर आप देख लें। कुछ थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं भारत की जो हैं, ये IUCN की रेड लिस्ट पहले इसमें चैप्टर में आ चुकी है। कौन कौन सी स्पीसीज हम, स्पीसीज डाइवर्सिटी प्लांट की कम है एनिमल से, क्योंकि प्लांट को हम जल्दी डैमेज कर देते हैं। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आदमी के हाथ में होता है। इंसिटू और एक्सिटू में डिफरेंस, ये क्वेश्चन है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। कि एक्जोटिक स्पीसीज हम डाल देते हैं तो एलाइन स्पीसीज हमारी इंडिजिनियस स्पीसीज को डैमेज कर देती है। हम स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में क्या, स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज इवननेस, सैक्रेड ग्रुप भी पहले आ गया। ये राजस्थान में, वेस्टर्न घाट में, मेघालय में, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन, हॉट स्पॉट कौन कौन से रीजन है भारत में, कौन कौन से पाए जाते हैं। हमें लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज होता है स्पीसीज में, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में, सोलर एनर्जी में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना क्यों जरूरी है, ये तीनों, ये भी चैप्टर में आ चुका पहले। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी कितनी है, ये बायोडाइवर्सिटी क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, इसको आप अपने लेवल पे भी मॉडिफाई कर सकते हैं। फूड मिलता है, ऑयल मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं, रेजिन मिलता है, गम मिलता है, ड्रग मेडिसिन मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है, एस्थेटिक मिलते हैं। इकोलॉजिस्ट कैसे पता लगाते हैं बायोडाइवर्सिटी का, ये हाइपोथेसिस है टॉपिक्स की। टॉपिक में लैटिट्यूड और रीजनल, और इसमें कम चेंज होती है, ग्लेशियर नहीं हुआ। बायोडाइवर्सिटी की कैसे इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक लेवल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक ऑरेंज मारेंगे दूसरा मर जाएगा। स्पीसीज डाइवर्सिटी एनिमल की ज़्यादा है, प्लांट की कम है। अब हम कुछ ऑरेंज एक्सटेंड करना चाहते हैं, कैसे हम एक्सटेंड करना चाहते हैं, जैसे कोई और में हानिकारक है, पैरासाइट है, कोई बीमारी फैलाने वाला है, जैसे अब कोविड वायरस आया है, हम इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो इस तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको हम आर्टिफिशियल रूप से भी एक्सटेंड करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किसी भी तरह यूजफुल नहीं है। इसलिए इनके लिए हम वैक्सीन का यूज़ करते हैं, केमिकल का यूज़ करते हैं, ड्रग्स का यूज़ करते हैं, ताकि ये हार्मफुल हो जाए, हमारे लिए डैमेज हो जाए। ये हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर के क्वेश्चन आप ध्यान से देख लें।